स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। प्रदेश हमारा बुलेटिन देख रहे हैं आप, और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अलवर के भिवाड़ी से बड़ी खबर, जहां कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगने की खबर मिल रही है। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची हुई है, आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सबसे पहली तस्वीरें इस आगजनी को लेकर के। ये घटना फूलबाग इलाके स्थित उद्योग नगर की है, उद्योग इलाके की, और आग की लपटों को देखकर आसपास के लोगों में अफरा तफरी मची हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राजेंद्र, क्या अपडेट है? आग पर काबू पाया गया है? घंटे से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सकता है। शुरुआत में 2 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची थी और आग पर काबू पाने के प्रयास किए, लेकिन उसके बाद जब आग पर काबू नहीं पाया जा सका तो आसपास से और दमकल की जो गाड़ियां हैं वो मौके पर बुलाई गई हैं। दूर दूर तक जो आग की लपटें हैं वो दिखाई दे रही हैं। उसके बाद सैकड़ों लोग मौके पर जमा हो गए और आसपास की जो अन्य फैक्ट्रियां और आवासीय जो इलाके हैं वहां पर आग नहीं फैले, इसके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। और चूंकि रात का समय है और आसपास के जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में जो आग जो लगी है उसकी लपटें दूर दूर तक दिखाई दे रही है, इसलिए लोग जो लपटों को देखकर भी आसपास जमा हो रहे हैं। पुलिस और प्रशासन की टीम है वो बैरिकेड्स लगा दिए है और फिलहाल जो प्रयास है वो ये किया जा रहा है कि आग को काबू पाया जा सके, लेकिन अभी तक आग पर काबू पाया नहीं जा सका है। राजेंद्र, क्या कोई जानकारी अभी तक मिल पाई है कैसे ये आग लगी, और फिर देखते ही देखते कैसे पूरा का पूरा गोदाम है वो आग की चपेट में आ गया? जी, अभी तक इसका जानकारी नहीं मिल पाई है कि आग किन कारणों से लगी है, लेकिन आग जो कबाड़ का गोदाम था और वहां पर इस तरीके के जो सामान थे वो कागज के गत्ते थे, प्लास्टिक का सामान था, जो जैसे ही आग फैली तो उसने कुछ समय में ही विकराल रूप धारण कर लिया और आग जो है वो चारों ओर फैल गई, जिसकी वजह से उस पर काबू पाना। बिल्कुल राजेंद्र, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। 3 दिन के अपने जयपुर के दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली पहुंच चुके हैं। इन 3 दिनों में पीएम मोदी ने देश की जिम्मेदारी भी निभाई और लोकसभा चुनाव के लिए जीत का मंत्र भी कार्यकर्ताओं को दिया। रिपोर्ट देखिए। देश की जिम्मेदारी और लोकसभा चुनाव की तैयारी, इसके साथ ही पीएम मोदी का 3 दिवसीय जयपुर दौरा पूरा हो गया है। यानी अब पीएम मोदी जयपुर से दिल्ली पहुंच चुके हैं। इन 3 दिनों में पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया और देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की रूपरेखा भी खींच दी। पीएम मोदी ने पहले दिन बीजेपी नेताओं को जीत का मंत्र दिया। लोकसभा की 25 सीटों पर चर्चा हुई। दूसरे दिन शनिवार को डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में 4 विषयों पर चर्चा हुई, जिनमें खालिस्तानी आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, कानूनों को बदलने की जरूरत, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर चर्चा हुई। वहीं रविवार को कॉन्फ्रेंस में करीब 8 विषयों पर चर्चा हुई। 5 विषय पर पीएम मोदी मौजूद रहे, जबकि 3 विषय पर अमित शाह मौजूद थे। पीएम मोदी के इन 3 दिवसीय दौरे को लेकर जयपुर शहर अलर्ट पर था। पहली बार इतने लंबे समय तक पीएम मोदी जयपुर में रुके, वहीं 3 महीने बाद लोकसभा चुनाव भी है। राजस्थान की 25 सीटों पर बीजेपी की नजर एक बार फिर से 25 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके साथ ही सभी राज्यों के डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी सुरक्षा के मुद्दे पर गंभीर दिखे। कॉन्फ्रेंस में खालिस्तान, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, कानून में बदलाव की जरूरत और ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर चर्चा की गई। मोदी ने यहां हर राज्य के डीजीपी से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में पीएम के नेतृत्व में देश की सुरक्षा पर प्राथमिकता से आगे बढ़ने की रणनीति तैयार की गई। इसके लिए अजीत डोभाल और अमित शाह से भी चर्चा हुई। दोनों ही डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में 3 दिन शामिल हुए। डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में आतंकवाद समेत उन मुद्दों पर चर्चा की गई जिससे देश भविष्य में सुरक्षित रहे। आतंकवाद को खत्म करने के मुद्दे को लेकर भी सभी राज्यों के डीजी से सुझाव आमंत्रित किए गए। साथ ही एनएसए अजीत डोभाल ने भी इस विषय पर अपने सुझाव पेश किए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान।
तो कल यानी कि सोमवार को श्रीगंगानगर जिले की श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर हुए चुनाव का नतीजा आने वाला है और इसके लिए जिला निर्वाचन विभाग पूरी तरह से तैयार है। कल सुबह 8 बजे मतगणना की शुरुआत होगी और दोपहर होते होते साफ हो जाएगा कि श्रीकरणपुर की जंग आखिरकार किसने जीती है। श्रीकरणपुर सीट की फाइनल जंग, कल होगा जीत और हार का फैसला। जिला निर्वाचन विभाग पूरी तरह तैयार। 5 जनवरी को श्रीगंगानगर की सबसे हॉट सीट श्रीकरणपुर विधानसभा में मतदाताओं ने बम्पर वोटिंग की। अब वक्त आ गया है ये जानने का कि आखिर इस बम्पर मतदान में मतदाताओं ने किस पर भरोसा जताया। सोमवार को मतों की गिनती के साथ ही साफ हो जाएगा कि आखिर फाइनल बैटल का किंग कौन है। वहीं जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा सभी ईवीएम मशीनों को ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी में मतगणना स्थल पर रखवा दिया गया है और मैं आपको यहां की तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए, जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज जहां पर की कल मतगणना की जानी है वहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए सिक्योरिटी के। सोमवार सुबह होने वाली मतगणना के लिए ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी की गई है। मतगणना के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में 17 टेबल लगाई गई हैं, जिनमें से 14 टेबल पर ईवीएम में कैद वोटों की गिनती होगी, जबकि 2 टेबल पर पोस्टल बैलेट और 1 टेबल पर ईटीपी बीएमएस मतों की गणना होगी। श्रीगंगानगर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में कल सुबह 8 बजे मतगणना की जाएगी। मतगणना स्थल पर ट्रिपल लेयरिंग सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं ताकि कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति मतगणना स्थल पर प्रवेश न कर सके। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के बाद यहां पर चुनाव स्थगित हो गया था, जिसके बाद कांग्रेस ने इमोशनल कार्ड खेलते हुए गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे रुपेंद्र सिंह कुन्नर को टिकट देकर मैदान में उतारा है। तो वहीं बीजेपी ने पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी कुन्नर के सामने चुनावी मैदान में खड़ा किया है। वहीं आम आदमी पार्टी से पृथ्वीपाल सिंह संधू अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी ने सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को चुनाव से पहले ही मंत्री पद की शपथ दिलाकर उनको कृषि विपणन विभाग की जिम्मेदारी भी सौंप दी है। कांग्रेस प्रत्याशी के अलावा श्रीकरणपुर की चुनावी जंग में 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। अब देखना यह है कि हाई प्रोफाइल हो चुकी इस सीट पर बाजी कौन मारता है। अब सारी की सारी जो उम्मीदवारों का जो भाग्य का फैसला है वो ईवीएम मशीन में कैद हो चुका है। अब देखना यह होगा कल जब रिजल्ट आएंगे तो श्रीकरणपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता किसे अपना प्रतिनिधित्व सौंपते हैं। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, श्रीगंगानगर। तो वहीं कड़ी सुरक्षा के बीच भजनलाल सरकार के कार्यकाल की पहली बड़ी परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुई और राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी की तरफ से 3 परीक्षाओं का आयोजन किया गया, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन और पीटीआई की परीक्षा शामिल थी। आरपीएससी की तीनों परीक्षाएं संपन्न। पेपर अच्छे लेवल का था और करंट अफेयर्स का काफी अच्छा लेवल रहा। बिल्कुल बढ़िया सर, एकदम ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता से काम हुआ। बहुत अच्छा रहा है, सामान्य औसत पेपर था। कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुई परीक्षाएं। मेरे को अच्छी उम्मीद है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सुरक्षा व्यवस्था बढ़िया थी। एहतियात के तौर पर बंद रहा इंटरनेट। कि इस परीक्षा में नकल को रोकने के लिए प्रभावी जो कार्रवाई है वो पहले से ही की गई और शाम को ही इंटरनेट सस्पेंड के जो आदेश है वो जारी कर दिए गए। असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन और पीटीआई के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग ने जिन 3 परीक्षाओं का आयोजन किया वो कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हो गई। दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक परीक्षार्थी एग्जाम सेंटर के अंदर रहे। उसके बाद बाहर निकलते ही हमारे संवाददाता ने उनसे बात की। पेपर अच्छे लेवल का था और करंट अफेयर्स का काफी अच्छा लेवल रहा और बाकी 50% के लगभग एवरेज भी था पेपर। बाकी बिल्कुल कर जाएंगे सर, अच्छा पेपर था, इकोनॉमिक रिव्यू वगैरह बढ़िया स्टैंडर्ड पेपर था। राजस्थान जनरल स्टडी। अच्छा, कैसा रहा आपका पेपर? बहुत अच्छा रहा है, सामान्य औसत पेपर था, ज्यादा टफ भी नहीं था, ज्यादा इजी भी नहीं था।
जयपुर में परीक्षा के लिए बनाए गए 180 केंद्र, जहां दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक हुई परीक्षा। कोटा में इंटरनेट सेवा रही बंद। परीक्षा के दौरान अजमेर, जोधपुर में भी इंटरनेट बंद रहा। कोटा, बीकानेर में भी इंटरनेट को बंद रखा गया। भरतपुर में भी परीक्षा के दौरान इंटरनेट बंद रहा। कि इस परीक्षा में नकल को रोकने के लिए प्रभावी जो कार्रवाई है वो पहले से ही की गई और शाम को ही इंटरनेट सस्पेंड के जो आदेश हैं वो जारी कर दिए गए। 11 बजे से 2 बजे तक संभाग मुख्यालय के 20 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट पूरी तरह से बंद। राजस्थान में सभी 7 संभागों में कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षार्थी एग्जाम सेंटर पहुंचे। कोटा की बात करें तो यहां कुल 64 केंद्र बनाए गए, जिन पर 21,147 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा केंद्रों पर 11 उप अधीक्षक स्तर के अधिकारी समेत 750 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई। हमारा राजस्थान आरपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम था, जिसके अंदर लाइब्रेरियन और पीटीआई का दोनों का इन्वॉल्वमेंट था। पेपर का लेवल बहुत अच्छा था, करंट जी के बहुत अच्छा आया है और जिसने अच्छी तैयारी की है वो आराम से इस पेपर को निकाल सकता है। आरपीएससी की परीक्षा को देखते हुए जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी, वहीं राजस्थान रोडवेज ने खास इंतजाम किए। एग्जाम देने वाले अभ्यर्थियों को रोडवेज ने मुफ्त सफर की व्यवस्था दी। बात अजमेर की करें तो यहां 78 परीक्षा केंद्रों पर 25,000 से ज्यादा परीक्षार्थियों ने पेपर दिया, जहां जिला प्रशासन के साथ आरपीएससी की कड़ी नजर रही। कोटा में आरपीएससी परीक्षा के लिए 64 केंद्र बनाए गए, जहां 21,147 परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। भरतपुर में भी कड़ी सुरक्षा के बीच असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन और पीटीआई की परीक्षा हुई। आरपीएससी के जरिए आयोजित परीक्षा के लिए 66 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिन पर 18,287 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। बहरहाल प्रदेश भर के 602 परीक्षा केंद्र पर करीब 2 लाख परीक्षार्थियों ने पंजीकरण कराया। परीक्षा बिना किसी रुकावट के संपन्न हो चुकी है, लेकिन आरपीएससी के जरिए आयोजित की गई परीक्षा भजनलाल सरकार की भी बड़ी परीक्षा थी, क्योंकि चुनाव में सरकार ने जनता से वादा किया था कि बिना नकल के एग्जाम कराना उनकी प्राथमिकता में शामिल है। और जिस तरीके से सरकार ने परीक्षा के दौरान नेट बंद किया, उससे सरकार की मंशा साफ हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता सोनाराम चौधरी ने बीजेपी पर हमला बोला है और सोनाराम चौधरी का कहना है कि केंद्र जिस तरीके से कानून ला रहा है, उनके आने से पहले संसद में चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि बिना चर्चा के जहां पहले कृषि कानून वापस लेने पड़े और अब हिट एंड रन पर लाए गए कानून को भी ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। इतना ही नहीं, सोनाराम ने अग्निवीर भर्ती परीक्षा पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि ये योजना युवाओं के लिए सही नहीं है। हालांकि सीडी कांड पर उन्होंने सीधे तौर पर कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि कई मुद्दों पर अपनी राय रखने वाले सोनाराम चौधरी ने कहा कि वो एक बार फिर जैसलमेर से लोकसभा चुनाव लड़ने का मन बना सकते हैं। तो वहीं स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री झाबर सिंह खर्रा आज गंगापुर सिटी पहुंचे। इस दौरान पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर के नेतृत्व में मंत्री झाबर सिंह खर्रा का स्वागत किया गया। गंगापुर सिटी के बाईपास स्थित पूर्व विधायक के निवास पर झाबर सिंह खर्रा के पहुंचने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और आम लोगों की ओर से उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर ने गंगापुर सिटी के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण मांगे भी मंत्री के सामने रखी। इस मौके पर मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने सभी मांगों को पूरी करने का आश्वासन दिया। गंगापुर में जिस प्रकार से 5 साल में कांग्रेस के कुशासन में नगर परिषद को जिस प्रकार से बदहाल किया गया, गंगापुर की सड़कें, गंगापुर की व्यवस्थाओं को जिस प्रकार से बदहाल किया गया, निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी के आने के बाद राजस्थान में माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार बनी है। राजस्थान सरकार और माननीय मंत्री जी से मांग करेंगे कि गंगापुर नगर परिषद को जो पिछली भारतीय जनता पार्टी के समय जिस प्रकार से अनुदान मिलता था, तो वहीं बारां में युवक की हत्या के बाद भी कार्रवाई आज देखने को मिली। सीतारामपुरा सरपंच प्रदीप शर्मा को 1,80,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही दलाल राम नरेश सैनी को भी
एसीबी की टीम ने धर दबोचा, आरोपी के आवास और ठिकानों की तलाशी ली गई। एसीबी के एएसपी राजेश आर्य के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। परिवादी की पेंडिंग बिलों के भुगतान की एवज में रिश्वत की मांग की थी। मालपुरा इलाके के जिन्होंने हमारे ब्यूरो कार्यालय में एक लिखित में शिकायत दी थी कि उसका एक बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर की फर्म है, उसके द्वारा सीतारामपुरा ग्राम पंचायत में 2022-23 में उसका टेंडर था जिसमें माल सप्लाई किया था, जिसके कभी बिल पेंडिंग थे, जिसको पास करने की एवज में सरपंच है प्रदीप शर्मा 2 लाख रुपए रिश्वत डिमांड कर रहा है। उधर लेक सिटी उदयपुर में फिल्म अभिनेता आमिर खान की बेटी इरा खान की शादी के फंक्शन की तैयारियां पूरी हो गई हैं। ताज अरावली में 8 से 10 जनवरी तक आयरा खान की शादी से जुड़े समारोह होंगे। कार्यक्रमों में आमिर खान के अलावा आधा दर्जन से ज्यादा बड़े बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज के भी शामिल होने की उम्मीद है। शादी में आए मेहमानों को लेकर के आमिर होटल ताज अरावली पहुंच गए हैं, जहां होटल में वेलकम सेरेमनी में आमिर खान भी थिरकते हुए नजर आए और इसी दौरान आमिर खान ने राजस्थानी गीतों पर जमकर ठुमके लगाए। 3 दिन तक वेडिंग फंक्शन होंगे। बताया जा रहा है कि फिटनेस आधारित थीम होगी। उधर गुजरात के वडोदरा से अयोध्या जा रही 108 फीट लंबी अगरबत्ती दौसा पहुंची, जिसे देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। आपको बता दें कि जिले में दर्जनों जगह पर राम भक्तों ने इस रथ को रुकवा करके अगरबत्ती का पूजन किया। दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी के पास पाड़ली मोड़ पर रथ के पहुंचते ही भक्तों ने श्री राम के जयकारों के साथ इस अगरबत्ती का स्वागत किया यात्रा का, और साथ ही अगरबत्ती निर्माता विहा भाई बरवाड़ का माला और साफा पहना करके अभिनंदन किया गया। आपको बता दें कि 108 फीट की ये लंबी अगरबत्ती, जिसका वजन है 3500 किलो, 1 जनवरी को वडोदरा से अयोध्या के लिए रवाना होने वाली अगरबत्ती 13 जनवरी को रथ यात्रा के रूप में अयोध्या पहुंचेगी। इस दौरान रथ में सवार औषधि युक्त अगरबत्ती जिस जगह से होकर गुजरती है, वहां के लोग उसका पूजन करने के लिए तैयार खड़े मिलते हैं। वहीं संबंधित थाना इलाके की पुलिस रथ को दूसरे थाना इलाके तक छोड़ने का काम करती है। राम जन्मभूमि में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है और 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम जी उनके निजी स्थान में रामलला जब पधार रहे हैं, तो पूरे भारत देश के अंदर से पूरे भारत के भक्तों ने कहीं न कहीं उस ऐतिहासिक चीज वहाँ भेजी है। तो वहीं अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए जिन 3 मूर्तियों का निर्माण किया गया, उनमें से एक का निर्माण जयपुर के मूर्तिकार सत्यनारायण पांडे ने किया है। सत्यनारायण पिछले 7 महीनों से अयोध्या में मूर्ति का निर्माण कर रहे हैं। हमारी संवाददाता महिमा जैन ने उनके बेटे से बात की। को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जी हां, 22 जनवरी को नरेंद्र मोदी यानी कि प्रधानमंत्री देश के उद्घाटन करने जा रहे हैं मंदिर का, लेकिन मंदिर में मूर्ति जो है जयपुर के कलाकारों द्वारा बनाई गई है। जी हां, श्री राम लल्ला की मूर्ति जयपुर से भी गई है और पिछले 8 महीने से सत्यनारायण जो जयपुर से बिलोंग करते हैं वो वहाँ राम मंदिर की मूर्ति का निर्माण कर रहे हैं। उनके बेटे मेरे साथ मौजूद है, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर मूर्ति में क्या कुछ खास है, किस पत्थर पर मूर्ति बनाई गई है, कैसे श्री राम को शेप दी गई है, आकार दिया गया है। जय श्री राम। जो मूर्ति बनाई गई है वो रामलला की मूर्ति बनाई गई है। जैसा प्रतीत है कि जन्मभूमि है तो उसमें बाल रूप बनाया राम जी का, और हमने खड़ा रूप बनाया, खड़े में राम जी का बनाया है, और चरणों से और लिलाट तक 51 इंच की मूर्ति है। फिर मुकुट है, बाल है, उसके अलावा और भी कॉन्सेप्ट उसमें हमने डाले हुए हैं मूर्ति के अंदर। और मूर्ति को जो हमको राम मंदिर ट्रस्ट वालों से जो बताया था कि 5 साल की उम्र का हमको रामलला बनाने हैं, तो हमने उनको 5 साल की जगह पे 4 साल के बनाए हैं, जिससे वो और ज़्यादा कोमल लगे, और ज़्यादा सुंदर लगे। तो हमने उसका विशेष ध्यान रखा है। और मूर्ति हमने वाइट संगमरमर मकराना के पत्थर में बनाई है, जो बहुत अच्छी क्वालिटी का पत्थर यूज़ किया हमने उसका। ये है। रामलला के अलावा और कौन कौन सी मूर्ति जो है आपके द्वारा बनाई गई है और अयोध्या के मंदिर में देखने को हमें मिलेगी? रामलला की मूर्ति के अलावा हमने गर्भगृह के लिए गणेश जी, हनुमान जी गए हैं, वो 33 इंचेस के हैं। उसके अलावा 2 द्वारपाल गए हैं, वो ऑलरेडी वहाँ लग गए हैं। और अभी गरुड़ हनुमान जी 6 फीट के गए हैं, और 6 फीट के शेर का एक पेड़ गया है, और एक एलिफेंट का पेड़ गया 6 फीट का, वो भी ऑलरेडी वहाँ लग चुका है द्वार पे।
तो वहीं DGIG सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय नौसेना की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों में बहुत महत्वपूर्ण ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। नौसेना ने भी 2 दिन पहले बहुत ही साहसी ऑपरेशन को अंजाम दिया है। अरब सागर में आगे बढ़ रहे एक मर्चेंट वेसल से जैसे ही संकट में होने का संदेश मिला, भारतीय नेवी और मरीन कमांडो तेजी से एक्टिव हो गए। इस जहाज पर 21 लोग थे, जिसमें 15 भारतीय भी थे। भारत के समुद्री तट से करीब 2000 किलोमीटर दूर पहुंचकर भारतीय नौसेना ने उन सबको संकट से बाहर निकाल लिया। आपने भी वो वीडियो देखा होगा जिसमें उस जहाज के भारतीय कर्मचारी भारत माता की जयकारे लगा रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। तो वहीं बूंदी जिले में भगवान केशव का मंदिर जिला प्रशासन और देवस्थानम विभाग की उदासीनता के चलते जर्जर हो रहा है। आरोप है कि देखरेख के अभाव में मंदिर के अंदर आए दिन पत्थर गिरते रहते हैं, जिसके चलते मंदिर में दर्शन करने के लिए आने वाले भक्तों में डर का माहौल बना हुआ है। केशव राय पाटन में पवित्र चंबल नदी के तट पर बना ये है भगवान केशव का मंदिर। नागर शैली में बना रियासतकालीन मंदिर रखरखाव के अभाव में जर्जर होता जा रहा है। आरोप है कि जिला प्रशासन और देवस्थानम विभाग की उदासीनता के चलते केशव मंदिर अपना आकर्षण खोता जा रहा है। भगवान के दर्शन से आनंद की प्राप्ति करने वाले श्रद्धालु अब यहां आने से डरने लगे हैं। जो आते हैं वो भी डर डर के भगवान के दर्शन करते हैं। इनके डर की असल वजह क्या है, खुद इनसे सुनिए। और यहाँ पे पत्थर गिर रहे हैं और इनकी मतलब बहुत अच्छी तरह मतलब ये देखभाल करना चाहिए, जो इन लोगों का ध्यान नहीं है बिल्कुल भी। विक्रम संवत 1698 में बूंदी के तत्कालीन राव राजा शत्रुशाल्य के जरिए मंदिर का निर्माण कराया गया। आरोप है कि मंदिर की देखरेख की जिम्मेदारी जब से देवस्थानम विभाग के पास आई है, मंदिर जर्जर होता जा रहा है। मंदिर की दान पेटी में आने वाले लाखों रुपए के चढ़ावे को देवस्थानम विभाग ले लेता है, लेकिन मंदिर की देखरेख की तरफ किसी का ध्यान नहीं। आलम यह है कि यहाँ किसी भी वक्त बड़े बड़े पत्थर गिर जाते हैं, जिसके चलते कोई बड़ा हादसा हो सकता है। देवस्थान विभाग कोई ध्यान नहीं देता। जो अनुदान की जो राशि की पेटियां हैं उसमें से पैसा तो चला जाता है, न मालूम किस काम आता है। भय का माहौल है और आक्रोशित हो रहे हैं। मंदिर की दीवारों पर पड़ी दरारें और गिरते पत्थर यहाँ के बुरे हालातों की कहानी खुद ब खुद बयां कर रहे हैं। विभागीय अनदेखी का आलम यह है कि साल 2019 में बॉलीवुड की फिल्म मर्दानी 2 की शूटिंग के दौरान मंदिर के प्रवेश द्वार पर लगे हाथी क्षतिग्रस्त हो गए, जिसकी मरम्मत विभाग ने आज तक नहीं कराई। मर्दानी 2 पिक्चर बनाई गई थी, उसके अंतर्गत ये हाथी के पैर में रस्सी बांध करके लगाया गया था, जिससे हाथी के पैर का नीचे का पत्थर टूट गया। ये भी 2-3 दिन पहले भी वहाँ पर एक। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।